प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक करते हैं, सप्लाई इन परफेक्ट कंपटीशन। समय की बचत के लिए मैंने पहले ही कुछ बातें लिखी हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। सप्लाई क्या होती है? सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई क्या है। पूर्ति, सप्लाई को पूर्ति बोलते हैं। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उत्पादक बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई भी फर्म का उत्पादन करने वाला उस वस्तु को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है तो वो उसकी पूर्ति कहलाती है। अब जो स्टॉक ये पूर्ति से विस्तृत धारणा है, अर्थात जो पूर्ति है वो स्टॉक का ही एक हिस्सा है। यह वस्तु की कुल मात्रा है, यहाँ पर कुल मात्रा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, यानी कि कुल मात्रा जो एक उत्पादक के पास बिक्री के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि बेचने के लिए उसके पास जो अवेलेबल होती है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड स्टॉक। और सप्लाई वह मात्रा है जो बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, यानी कि जो उसके पास कुल अवेलेबल था, वस्तु की जो मात्रा कुल अवेलेबल थी, उसमें से उसने जो बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत कर दी वो क्या कहलाई? पूर्ति कहलाई। ठीक है। अब है पूर्ति के प्रकार। पूर्ति दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत पूर्ति और एक बाजार पूर्ति। व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है कि जब कोई एक व्यक्ति या एक फर्म किसी वस्तु का उत्पादन करता है और उसको बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है, एक व्यक्ति या एक फर्म। ठीक है। जैसे टाटा की गाड़ियां हैं, ठीक है, तो वो एक फर्म है, वो अपनी जितनी भी कारों का उत्पादन करती है उसको बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करती है, तो वो उसकी व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। अब व्यक्तिगत पूर्ति को डिफाइन करने के बाद इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के द्वारा और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र के द्वारा। तालिका ये बनाई हुई हमने कि ये कीमत है और ये क्वांटिटी है। एक उत्पादक जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होती है, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये होती है तो उसकी 5 इकाइयों को बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। और जब किसी वस्तु की कीमत कम हो करके 1 हो जाती है, यानी कि 1 हो गई, बाजार में वस्तु की कीमत कम हो गई, अब वो 5 वस्तु की सप्लाई न करके उस वस्तु की सप्लाई भी कम कर देता है, अर्थात उसने भी कम कर दी, एक ही वस्तु की वो बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत करता है। बाकी जो जितना उत्पादन उसने कर रखा था उसमें से केवल वो इतनी वस्तुएं पहले बेचता था, अब उसने और भी कम कर दिया उत्पादन बेचना, एक वस्तु बेचने में जो उसके पास उत्पादन था उसमें से जो बचेगा वो स्टॉक रह जाएगा, फिर वो ठीक है जो बच जाएगा। तो कीमत के कम होने पर उसने अपनी सप्लाई भी कम कर दी, यानी कि कैसा संबंध होया? कीमत और पूर्ति का धनात्मक संबंध है, धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध का मतलब कि दोनों एक ही साइड में फ्लो करते हैं। कीमत कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी, और कीमत अधिक होगी तो सप्लाई भी अधिक होगी। इस टेबल के द्वारा हमने एक डायग्राम बनाया है, इसी के डाटा को हमने लिया है। ये ओ वाई पर प्राइसेस, ओ एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली गई है। जब कीमत 5 रुपये है, ये 5 रुपये है, तो सप्लाई कितनी है? 5 रुपये। हाँ, एक और बात यहाँ पर कि सप्लाई को हमने क्यू से डिनोट किया है, क्वांटिटी से। ठीक है, तो प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितनी है? 5 ही है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा हमारा ए। अब प्राइस कम हो गया 1, ये, और सप्लाई भी कम हो गई 1, ये दोनों, ये बी पॉइंट आ गया। अब ए को बी से मिलाएंगे तो हमारा ये आई एस कर्व बन जाता है, इंडिविजुअल कर्व। इसको व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है, ये व्यक्तिगत पूर्ति वक्र यहाँ बना है, ये व्यक्तिगत तालिका यहाँ बनाई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइप है बाजार पूर्ति वक्र।
या बाजार पूर्ति क्या होती है। अब हमने एक व्यक्ति की पूर्ति की तालिका बनाई है, इसी प्रकार से बाजार में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादक हैं। तो जैसे हमने वहां पर एक टाटा गाड़ी का एग्जांपल लिया था, तो बाजार में विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, टाटा की, हुंडई की, मारुति की, अब कितने प्रकार का बाजार है। तो ये बाजार पूर्ति है, यानी कि कीमत, निश्चित कीमत पर बाजार के विभिन्न उत्पादकों के द्वारा वस्तु की जो मात्रा बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है वो बाजार पूर्ति कहलाती है। विभिन्न उत्पादकों के द्वारा जो वस्तुएं बाजार में बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है दी हुई कीमत पर, तो वो बाजार पूर्ति कहलाती है। इसको भी हम बाजार पूर्ति तालिका के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ प्राइस 5 और हमने दो उपभोक्ता लिए, सॉरी दो उत्पादक लिए हैं, Q1 और Q2, यानी कि ये एक उत्पादक की सप्लाई है, ये दूसरे उत्पादक की सप्लाई है, हम केवल दो ही मानते हैं, ठीक है। और ये QM यानी कि मार्केट की सप्लाई है। तो जब कीमत वस्तु की 5 रुपये होती है तो जो पहला उत्पादक है वो उसकी 5 मात्रा बेचता है और दूसरा उत्पादक है वो 7 मात्रा बेचता है। तो दोनों की जोड़ देते हैं हमें, तो टोटल 12 मात्राएं, यानी कि बाजार में हम ये मान लेते हैं दो ही उपभोक्ता उत्पादक हैं, तो वो 12 वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। अब जब बाजार में वस्तु की कीमत कम होकर के 1 हो जाती है, ठीक है, तो ये पहले वाला जो उत्पादक है उस वस्तु की मात्रा कम बेचता है, यानी कि वो 1 इकाई ही बेचता है, और दूसरा जो उत्पादक था वो उस वस्तु की 2 मात्रा बेचता है, ठीक है। तो 1 + 2 = 3, यानी कि उसने 3 इकाइयां बेची। जब कीमत 1 हुई तो उसने 3 इकाइयां बेची। जब कीमत 5 थी तो टोटल जो दोनों उपभोक्ता थे वो 12 इकाई बेचते थे, अब 3 बेचते हैं, ठीक है। इसको, इस टेबल को हम डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाजार पूर्ति वक्र के द्वारा। ये OX और OY पर प्राइस, OX पर क्वांटिटी ऑफ मार्केट, यानी कि पूर्ति जो बाजार पूर्ति है वो यहाँ पर ली गई है। देखते हैं, प्राइस 5 है, ये प्राइस 5 है, तो QM ये लेना हमने, ये वाली जो सप्लाई है ये लेनी है, ठीक है। वैसे तो अलग अलग भी दे रखे होंगे, यहाँ पर Q सप्लाई ऑफ 1 प्रोड्यूसर और सप्लाई ऑफ अदर प्रोड्यूसर, ये अलग अलग बनाए हैं डायग्राम, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा ही बनाते हैं। तो 12, जब कीमत 5 है तो सप्लाई कितनी है 12, ये 12 यहाँ पर, ठीक है, ये ए पॉइंट हमारा। जब कीमत कम हो जाती है 1, ये 1 कीमत है, तो सप्लाई हो जाती है 3, तो ये 3 हो जाती है, तो ए से बी पॉइंट पर आए हम, ठीक है। तो ये जो कर्व बनेगा SM, यानी कि सप्लाई ऑफ मार्केट, दोनों का स्लोप एक जैसा ही होगा क्योंकि धनात्मक संबंध है, ठीक है, दोनों का स्लोप एक जैसा हो, क्योंकि वो एक व्यक्ति की है और ये पूरी फर्म, पूरे उद्योग की है, ये एक उद्योग की है, वो एक फर्म की है, ठीक है। तो ये बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। अब इस पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, यानी कि पूर्ति जो है किन किन तत्वों से प्रभावित होती है, यानी कि वो फैक्टर कौन से हैं कि कभी हम पूर्ति ज्यादा कर देते हैं, कभी हम पूर्ति कम करते हैं, तो वो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप समझने की कोशिश करना, मैं एक्सप्लेन करूंगा। P प्राइस, कीमत, कीमत के द्वारा भी पूर्ति प्रभावित होती है। आपने यहाँ पर भी देखा, कीमत कम है तो पूर्ति कम है, कीमत ज्यादा होगी तो पूर्ति भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, कीमत का और पूर्ति का धनात्मक संबंध है, तो कीमत भी प्रभावित करती है पूर्ति को। फिर है संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, मान लो संबंधित वस्तु में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं और एक प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तुएं और दूसरा प्रतिस्थापन वस्तुएं। पूरक वस्तु में क्या है कि दोनों मिलकर के एक मांग को पूरे, जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है। अब कार की कीमतें ज्यादा होंगी तो कार की सप्लाई ज्यादा करेगा, और कार की सप्लाई ज्यादा करेगा तो पेट्रोल की सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी,
ठीक है ना, ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि कारों की मांग बढ़ गई है। तो ऐसे ऐसे ही प्रतिस्थापन वस्तुएं जैसे पेप्सी और कोका कोला है, ठीक है, तो उनकी जो कीमत है उसका भी प्रतिस्थापन वस्तुओं की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। एक की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की सप्लाई बढ़ा देते हैं उत्पादक, ठीक है। फिर है फर्मों की संख्या, नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्मों की संख्या। किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली एक ही फर्म है तो वो कम उत्पादन करेगी, और फर्मों की संख्या ज्यादा है तो संभावित सी बात है वो ज्यादा उत्पादन होगा उनका। पीएफ यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स, यानी कि साधनों की कीमत, साधनों की कीमत। चार साधन हमारे, लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, चार साधन है। अब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधन आवश्यक है, बिना साधनों के उत्पादन नहीं किया जा सकता। अब जब साधनों की कीमतें ज्यादा होती हैं, ठीक है, साधनों की कीमतें ज्यादा होंगी तो उसकी लागत ज्यादा होगी, ठीक है, और लागत ज्यादा होगी तो लाभ क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और सप्लाई वो क्या करेगा, कम करेगा। तो ये भी जो साधनों की कीमत है वो भी प्रभावित करती है कि उस वस्तु की पूर्ति ज्यादा होगी या कम होगी। उद्देश्य, फर्म का उद्देश्य क्या है? यदि फर्म का उद्देश्य है लाभ ज्यादा कमाना, ठीक है, तो वो उसकी सप्लाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो ज्यादा कीमत पर, लाभ तभी कमाया जाएगा जब उसकी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी, वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि फर्म का उद्देश्य है बिक्री अधिकतम, ठीक है, बिक्री अधिकतम, कम लाभ पर वो ज्यादा वस्तुएं बेचती हैं तो भी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर है सरकार की नीति, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी वस्तु की सप्लाई कम होगी या ज्यादा होगी। यदि किसी वस्तु पर टैक्स ज्यादा लगा दिए जाते हैं तो उसकी सप्लाई क्या करेंगे, लोग कम करेंगे, ठीक है, और किसी वस्तु पर सब्सिडी दे दी जाती है तो उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी। तकनीक, तकनीक टेक्नोलॉजी, यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और यदि श्रम प्रधान तकनीक है जिससे कम वस्तु का उत्पादन होता है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ऐसे संभावनाएं हैं, भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित जो संभावनाएं हैं वो भी पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यदि उत्पादकों को लगता है, यदि उत्पादकों को लगता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमतें कम हो जाएंगी तो वो वर्तमान समय में उसकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का नियम, अब देखो, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती है। देखो, अन्य बातें समान रहने पर, ये अन्य बातें कौन सी हैं, ये वो अन्य बातें हैं भाई, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल कीमत में परिवर्तन होगा, केवल कीमत में परिवर्तन होगा। ये जो अदर थिंग्स हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी ये नियम लागू होता है, पूर्ति का नियम। तो अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और विलोमशय, विलोमशय का मतलब है कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे, कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ेगी और कीमत कम हुई तो पूर्ति भी कम होगी। मान्यताएं क्या है, वही मान्यताएं हैं जो चीजें हमने कांस्टेंट मान ली हैं, स्थिर मान ली हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही मान्यताएं हैं। जैसे संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फर्मों की संख्या है जो वो नहीं बढ़ेगी, साधनों की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, न ही कोई उद्देश्य बदलेगा, सरकार की कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा, तकनीक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और भविष्य में कीमतों में होने वाले परिवर्तन की भी कोई संभावना नहीं होगी। यदि ये चीजें स्थिर रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो पूर्ति का नियम लागू होगा, और यही इसकी मान्यताएं हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके कुछ अपवाद हैं, इस नियम के कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है कि अभी तो हमने देखा कि कीमत और पूर्ति का सीधा संबंध है, अर्थात धनात्मक संबंध है, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ
अपवाद है इसके जहां पर ये नियम लागू नहीं होता। जैसे कृषि पर है, कृषि पर ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि जितना उत्पादन हो चुका है वस्तुओं का, कीमत बढ़ने पर भी उसका उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना, किसी फसल का उत्पादन करने के लिए लगभग 4 से 5 महीने लगते हैं, तो कीमत बढ़ने पर उस हम ऐसा नहीं कर सकते कि कीमत बढ़ चुकी है तो अब उसकी सप्लाई बढ़ा दो, नो। ठीक है, तो कृषि पर भी ये नियम लागू नहीं होता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं जो प्रतिष्ठा की चीजें हैं, जिनको लोग अपनी प्रतिष्ठा के रूप में देखते हैं, तो उन चीजों पर भी ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, और कीमत कम होने पर उनकी सप्लाई कम भी नहीं की जा सकती। नाशवान वस्तुएं हुई, नाशवान वस्तुएं जैसे फलों का उत्पादन है, सब्जियों का उत्पादन है, वो थोड़े समय के लिए है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इनकी कीमतें कम हैं तो हम इसको स्टोर कर लें आगे बेचेंगे, नो। उसकी कीमत जो वर्तमान समय में है, चाहे वो कम है चाहे वो अधिक है, उसी पर हमें उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर इसके कुछ अपवाद है, यानी कि इन चीजों पर ये नियम लागू नहीं होता। अब जो हमने की थी बात है, पूर्ति के नियम की बात करी थी, उसमें एक डेफिनेशन है और कुछ मान्यताएं हैं। उसके बाद पूर्ति के नियम की व्याख्या यदि हम करते हैं, तो पूर्ति के नियम की व्याख्या एक तालिका और एक रेखा चित्र, इनके द्वारा हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैंने नहीं बनाई है, मैं इसी से इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। यही जो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका थी उसको हम पूर्ति तालिका मान लेते हैं। ये तालिका है, ठीक है, तो कीमत 5 है तो 5 है तो सप्लाई 5, और कीमत 1 हो जाती है कम होकर तो सप्लाई भी कम हो जाती है। ये डायग्राम यदि आप बना दोगे तो आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना पार्ट आपका समझ में आया होगा, बाकी पार्ट हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।